चलता है, मौर्य काल के प्रश्न में मुगल काल वाला उत्तर घुस जाता है क्या। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे, सबको ठीक है ना। और ऑनलाइन वाले दोस्तों, हो सकता है कि सेकेंड के हजारों भाग के लिए लाइव ऑफ हो जाए, क्योंकि आज नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, भारी बारिश हुई है तो थोड़ा डिस्टरबेंस आज हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर लाइव ऑफ भी होगा तो वो कुछ सेकेंड के लिए होगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है। अब हम लोग हैं भारतीय, नागरिकता भी मिली हुई फ्री में, है कि ना। हम लोग जन्म आधारित नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं ना, तो जन्म आधारित नागरिकता को आप फ्री मान सकते। तो हम लोग खुद भारतीय हैं और भारत की ही विशेषता के बारे में पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस प्रश्न को केवल पढ़िएगा तब इसका जवाब दे पाइएगा। अगर आप जागरूक भारतीय नागरिक है तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। और अगर इस प्रश्न को उत्तर देने में आपको कठिनाई हो रही है, इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक होकर भी आपको न सिर्फ भारत से मतलब है, न ही भारत के राजनीति से मतलब है, न भारत के संविधान से मतलब है। और इतना मतलब नहीं होने पर नागरिकता त्याग कर देना ही बेहतर है क्या। एक महानुभाव से हम मिले तो एक दिन उन्होंने हमको बोला कि सर, हम राजनीति से, ऐसे ही राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। अगर कोई ये बात कहता है तो क्या ये नागरिकता का अपमान नहीं है। आपको नागरिकता इसलिए मिली है कि भारत के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर राजनीति के संभावनाओं को देखते हुए राजनीति करते हुए मतदान करें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप फ्री के नागरिकता का मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान के मौलिक कर्तव्य को ठेंगा दिखा रहे हैं। आइए, मौलिक कर्तव्य के बारे में, अधिकार पहले कर्तव्य ना, कर्तव्य के बारे में हम बात किए हैं। पहला है, अधिक जनसंख्या जनाधिक अधिक होता है। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तो है ही विशेषता कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। कृषि की प्रधानता होती है। बिल्कुल, आज भी कार्यशील जनसंख्या का 50% से ज़्यादा हिस्सा किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कृषि की प्रधानता है। आधे से अधिक कार्यकारी लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाला सेक्टर एग्रीकल्चर है। तो निश्चित तौर पर भारत के अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। कच्चे माल का निर्यात होता है। बिल्कुल दोस्तों, सही है। एक विकासशील देश विकासशील इसलिए है कि उनके पास नवीन प्रौद्योगिकी का अभाव है, जो नवीन प्रौद्योगिकी विकसित देशों के पास है। और नवीन प्रौद्योगिकी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अभाव में हम कच्चे माल को बेहतर उत्पादों में तब्दील नहीं कर पाते हैं, और हमें कच्चे माल का ही क्या करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है। भारत में जितने लौह अयस्क का खनन होता है, उतने लौह अयस्क को स्टील में बदला अभी भी नहीं जा सकता है। अभी भी भारत में अधिकांश उत्खनित किए गए लौह अयस्क का हिस्सा निर्यात होता है। आधे से कम लौह अयस्क को भारत स्टील में परिवर्तित कर पाता है। अब कभी कभी तो भारत में स्टील की डिमांड इतनी अधिक बढ़ जाती है कि विदेशों से स्टील को आयात करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण आज भी भारत में कई स्टील प्लांट ऐसे हैं जहां 10-10 साल से वात्या भट्टी एक ही चल रही है, दूसरी वात्या भट्टी बनी भी नहीं है। वात्या भट्टी समझ रहे हैं ना?
लौह अयस्क का निष्कर्षण करने में एक बड़ी भट्ठी की जरूरत पड़ती है। उस भट्ठी की अधिकतम आयु 7-8 साल होती है। भारत में 10-10 साल 12-12 साल चलता है। जब अपने भट्ठी टूट जाता है तो सब समझता है अब तो दूसरा बनाना ही पड़ेगा। तो ये तीनों विशेषता भारत जैसे विकासशील देशों में मौजूद है। जनसंख्या काफी अधिक है। कार्यशील जनसंख्या का आधा से भी अधिक हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अर्थात कृषि की प्रधानता है। प्रौद्योगिकी के अभाव होने के कारण कच्चे माल का ही क्या करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है। उन्हें उत्पाद में हम लोग नहीं बदल सकते। दूसरा पर आइए। दूसरा, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? अर्थव्यवस्था के किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। एक अर्थव्यवस्था में कई तरह के आर्थिक कार्य होते रहते हैं। आर्थिक कार्य का मतलब वो कार्य जो व्यक्ति इसलिए करता है कि उसका जीविकोपार्जन हो सके। तो आर्थिक कार्य के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? अगर स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे तो किसी अर्थव्यवस्था के मुख्य 2 क्षेत्र निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक कार्य होते हैं उस आर्थिक कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को कहते कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को। तो कारक कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? भंडारण एक प्रकार का क्या है? सेवा है, सर्विस है। भंडारण वेयर हाउस एक प्रकार का सर्विस है, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। वन की यानी फॉरेस्ट्री, मत्स्यन, उत्खनन के बाद और क्या? खनन। अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खनन। ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उत्खनन। क्लियर? अगर सीधे खुदाई कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? खनन। सीधे नीचे खोदते जाना। और इस तरह से खोदते आगे बढ़ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्खनन का मतलब हॉरिजेंटल और खनन का मतलब वर्टिकल। उत्खनन का मतलब हॉरिजेंटल, खनन का मतलब वर्टिकल। तो खनन और उत्खनन दोनों ही किस क्षेत्र के हैं? प्राथमिक क्षेत्र के हैं। मत्स्यन वानिकी प्राथमिक क्षेत्र के हैं, जबकि भंडारण किस क्षेत्र के हैं? तो स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? फिर गड़बड़ आ गए। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? 2 क्षेत्र, निजी क्षेत्र और लेकिन आर्थिक कार्य के आधार पर 3 क्षेत्र। और अगर तीनों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण तृतीय क्षेत्र है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का विकास कर दिए तो अपने आप द्वितीय प्राथमिक का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट, एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में एक
एक अर्थव्यवस्था में, एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवा के सेवा का मूल्य प्लस इसमें जोड़ दीजिए क्या, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय आय बन जाएगा। देश के सीमा में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवा के साधन मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मतलब हमारे लोग विदेश में जितना इनकम सृजित किए, हमारे लोग विदेश में जितना आय का सृजन किया, उसमें से विदेशियों के द्वारा हमारे देश में सृजित आय को घटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, यानी सीधा सीधा कहिए निर्यात माइनस आयात, कुल निर्यात माइनस कुल आयात बराबर उसमें देश का सभी अंतिम वस्तु सेवा का मूल्य जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो मोटा मोटी राष्ट्रीय ऐसे कहते, लेकिन ऑप्शन में बाजार मूल्य, सबसे पहले राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निकाला, क्योंकि बाजार मूल्य में सरकार का टैक्स जुड़ा रहता है, और टैक्स जो है झूठ मूठ के वस्तु के रेट को बढ़ाता है, वो वस्तु का वास्तविक रेट नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय कभी भी बाजार मूल्य पर निकलेगा ही नहीं। उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद लागत पर निबल को क्या कहते हैं, यहां पर निबल का मतलब है शुद्ध, निबल का पर्यायवाची क्या है, तो उत्पाद लागत का मतलब उसमें टैक्स कोई जुड़ा हुआ नहीं है। उत्पाद लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। और दूसरे अर्थों में यही राष्ट्रीय आय को इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, कई तरह से पूछ सकता है, लेकिन जितने भी तरह से पूछेगा आपसे बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की कथित व्यापक दृष्टि होगा, यहां पर व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्यवस्था थी। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना की, निम्नलिखित में कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं का सर्वोत्तम व्यवस्था थी। यानी सीधा क्वेश्चन का लाग लपेट यही है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कैसा विकास, और कैसा विकास, और वो भी तेजी से, तेज गति से धारणीय और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। धारणीय विकास उस विकास को कहते हैं जो पर्यावरण के हितों से समझौता नहीं करता है। जब हम कुछ इस तरह से विकास परियोजना को चलाए जो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए अथवा पर्यावरण को न्यूनतम से न्यूनतम क्षति पहुंचाए, तो विकास के इस परियोजना को हम क्या कहेंगे, यानी धारणीय विकास कहता है कि अंधाधुंध विकास नहीं, सही विकास। ऐसा विकास नहीं होनी चाहिए कि बाढ़ होने पर पुल गिर जाए, बारिश होने पर शहर डूब जाए। बात समझ रहे हैं ना। विकास ऐसी होनी चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान
और जब हम पर्यावरण के हितों को देखते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो उसे ही विस्तार पूर्वक क्या कहा जाता है। और समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास का पहला लाभ समाज के कमजोर से कमजोर वर्गों को मिलनी चाहिए। जब गरीब का योजना बने तो उन गरीब को पहला हक मिलनी चाहिए जो सबसे ज्यादा गरीब है। तो विकास की ऐसी रणनीति जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचाने की बात सर्वप्रथम हो तो उस विकास को क्या कहते हैं। यानी समावेशी विकास की रणनीति समाज के सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान सबसे पहले करने की बात करता है। धारणीय विकास की रणनीति पर्यावरण के हितों की चिंता करने की बात करता है। धारणीय और समावेशी विकास की रणनीति सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 7 से 12 के बीच चला। 2007 से 2012 के बीच जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी उसी का लक्ष्य था धारणीय और समावेशी विकास। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चली तो उसे कर दिया गया तीव्रता के साथ धारणीय और उसके बाद तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गया। और उसके बाद कौन योजना चला, एक्शन एजेंडा, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। अब फिर चलता है 7 वर्षीय रणनीति और उसके बाद चलता है 15 वर्षीय विजन। जब पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया तो नीति आयोग ने कितनी योजना चलाया। नीति आयोग के 3 योजना में 3 वर्ष का एक्शन एजेंडा, 7 वर्षों की रणनीति और 15 वर्षों का विजन यही चल रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। कभी कभी तो लगता है नीति आयोग का काम संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यही स्थिति है। कहीं भी युद्ध होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष आएंगे, हम दोनों पक्षों से कहना चाहते हैं शांति स्थापित करें। अब फिर चल जाएगा एसी चैम्बर में दिवस मनाना चालू कर देगा। संयुक्त राष्ट्र का तो पहला सबसे बड़ा धंधा 365 दिन को दिवस घोषित कर दो। हमको याद रहे कि नहीं याद रहे, दुनिया को याद रहनी चाहिए। उसके बाद कोई भी युद्ध रुकवाने में आज तक संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हुआ है, केवल निंदा ही निंदा करता है। अब बहुत होता है तो जब गोलीबारी शांत होता है तो संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य जाएगा, घूम के आ जाएगा। न, स्थिति बहुत नाजुक है, शांति होनी चाहिए। वही आजकल नीति आयोग है। क्या हो रहा है एक्शन एजेंडा में कोई किसी को पता नहीं। क्या बना है रणनीति कोई किसी को पता नहीं। 15 वर्ष का विजन क्या है वो डॉक्यूमेंट छाप कर भेज दिया है। उसको ना तो माननीय अमित शाह पढ़ते होंगे और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ते होंगे। पढ़ेगा कौन, जनता। जनता को उस पर विश्वास है नहीं। तो दूसरे अर्थों में करें 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा में कोई काम हुआ है आपको पता चला? पता इसलिए नहीं चला क्योंकि सरकार आपको बताया ही नहीं कि पता चलेगा। ठीक है, तो हम कहने का मतलब ये है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद कितनी योजना का क्रियान्वयन नीति आयोग करता है? 3। याद रखना है, जहाँ आलोचना करना हुआ करना है, लेकिन याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग ने 3 योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय अभियान। ये है कि 2045 में विकसित देश बन जाएगा। 5 नंबर बन जाएगा, उस दिन देखेंगे। फिलहाल 5 नंबर पाइए। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का
पंचवर्षीय योजना काल में देश में सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त किया, तो वो कौन था? हालांकि 10वीं से भी ज्यादा किसमें हुआ था? 11वीं में हुआ था, लेकिन 11वीं तो है नहीं इसमें। तो 10वीं योजना में सबसे ज्यादा विकास दर की प्राप्ति हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी योजना था जिसमें जीडीपी का विकास कहां तक पहुंचा था? 8% तक पहुंचा था। हालांकि 10वीं से भी 10वीं से भी ज्यादा विकास किसमें हुआ था? रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण व्यक्ति एक महीने में प्रतिदिन कितने से अधिक खर्च करेगा तो वह गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। दोस्तों, रंगराजन समिति बनी थी कब? 2012 में। रिपोर्ट कब पेश की? 2000। सबसे पहले आप याद रखिए कि योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एवं भारत में गरीबों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए रंगराजन समिति की स्थापना की योजना आयोग के द्वारा, और उन्होंने 2 वर्षों के बाद अपना रिपोर्ट योजना आयोग को पेश किया। इनका जो गरीबी रेखा था, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर, और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 और शहरी क्षेत्र के लिए 1407। रंगराजन का जो गरीबी रेखा बना था वो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर, अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति एक महीने में 972 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है, और शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति एक महीने में 1407 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अब ये मासिक उपभोग भी है गरीबी रेखा का, लेकिन इसमें प्रतिदिन पूछा तो प्रतिदिन में आप 30 से क्या करिए? भागा करिए। तो यहाँ ग्रामीण ने पूछ रहा है तो 972 में 30 से भागा करिए, 32 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो क्या दीजिएगा उत्तर? अगर हम शहरी पूछेगा तो किस में भागा दे देना है? क्लियर? और एक और जान लीजिए, सुरेश तेंदुलकर का गरीबी रेखा। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्र हेतु 816 और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 प्रतिदिन के हिसाब से 27 रुपया और 33 रुपया। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस स्तर पर किया जाता है? उपभोग व्यय यानी खर्च के आधार पर। किसके आधार पर? खर्च के आधार पर। और समय समय पर योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भिन्न भिन्न आयोगों का गठन किया, जिसमें रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति काफी महत्वपूर्ण है। सुरेश तेंदुलकर समिति को योजना आयोग 2005 में नियुक्त किया और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया? 2009 में।
सुरेश तेंदुलकर कमेटी को गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने 2005 में बनाया और इन्होंने अपना रिपोर्ट 2009 में योजना आयोग को सौंपा। और इनका जो गरीबी रेखा था प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000, जबकि रंगराजन का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407। अब प्रतिदिन ही निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझ गए ना? 30 से भागा देना है, राउंड फिगर में आंसर देना है। निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी की किस्म विकसित देशों में पाई जाती है? तो विकसित देशों में दो प्रमुख बेरोजगारी पाई जाती है। एक घर्षणात्मक बेरोजगारी और दूसरा चक्रीय बेरोजगारी। और दोनों बेरोजगारी का स्वरूप कैसा होता है? अवस्था, यानी कुछ ही दिन के लिए बेरोजगारी रहती है, सदा के लिए नहीं। तो विकसित देशों में दो प्रमुख बेरोजगारी पाई जाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी यानी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्थिति, यानी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, और अर्थव्यवस्था में सुस्ती, मंदी, तेजी जो आती रहती है, इसे क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसी परिस्थिति मौजूद नहीं रहती है, कभी अर्थव्यवस्था में तेजी रहती है तो कभी सुस्ती आ जाती है, कभी मंदी। मांग का कम होना सुस्ती है, अब मांग का बहुत ही ज्यादा कम हो जाना मंदी है, अब मांग का बढ़ना तेजी है। तो जब कभी अर्थव्यवस्था में सुस्ती और मंदी का दौर आता है तो मांग गिर जाती है, कंपनी उत्पादन कम कर देता है, कर्मचारी की छटनी होने लगती है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। और इस तरह के बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी, जिसकी प्रकृति क्या होती है? अस्थायी। क्योंकि जैसे ही सुस्ती मंदी के दौर से अर्थव्यवस्था बाहर आएगा, सब बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। और दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ने जाता है तो उस बीच वो कुछ दिन बेरोजगार रह जाता है। जब कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ने जाता है तो उस बीच में वो कुछ दिन बेरोजगार रह जाता है। इस तरह के बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति एक कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनी में काम करने गया क्योंकि वहां उसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा था, लेकिन ज़्यादा सैलरी देने वाला दूसरे कंपनी ने उसे 2-4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण रोक लिया, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए उसके बाद काम पर आइए। 4 दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका वेतन नई कंपनी देगी नहीं, वो 4 दिन बेरोजगारी वाली स्थिति है। और ऐसे ही बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक काम छोड़कर जब दूसरा काम पकड़ते हैं तो प्रशिक्षण के नाम पर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर जो कुछ दिन बेरोजगारी वाली स्थिति होती है, वैसे बेरोजगारी को क्या कहते हैं? अब देखिए, कोई भी बेरोजगारी ऐसा नहीं कि केवल विकसित देशों में ही पाया जाएगा और किसी देशों में नहीं। हम यहाँ पर यह समझे हैं कि घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में। ऐसा नहीं है कि केवल इसी देशों में पाई जाती है, हमारे देश में भी मंदी आ सकती है और यहाँ भी कौन बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। तो ये बेरोजगारी मुख्य रूप से इन देशों में आती है, ऐसा नहीं कि ये बेरोजगारी केवल इसी देशों में आती है। क्या होगा उत्तर?
इसी बेरोजगारी के संबंध में ये भी पूछा जाता है कि किस बेरोजगारी की प्रकृति अस्थायी है। किस बेरोजगारी की प्रकृति, और अगर पूछे विकासशील देशों में, विकासशील देशों की प्रमुख बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। विकासशील देशों में कौन सी बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकृति क्या होती है? अस्थायी होती है। जब कोई देश विकासशील रहता है ना, तो धीरे धीरे विकास करते रहता है। जब धीरे धीरे विकास होते रहता है देश में, तो नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठता है ना, तो घटिया उत्पादों को खरीदना क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिसके कारण कुछ कंपनियां क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और उसमें बेरोजगारी जो आई उसको क्या कहेंगे? और वो कैसी बेरोजगारी है? अस्थायी बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का एक कारण है कि नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठने से कुछ वस्तु का मांग बिल्कुल खत्म हो जाना। और दूसरा कारण है अच्छी टेक्नोलॉजी का अभाव। जब प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण कुछ क्षेत्रों की उत्पादकता नहीं बढ़ती है, तो वहां बेरोजगारी पाई जाती है। और उस बेरोजगारी को भी क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी किस देश का लक्षण है? विकासशील देशों का लक्षण है। और भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में कौन से प्रमुख बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी को और किस नाम से जानते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी में आपको दिक्कत नहीं ना है? जब कुछ काम में जितने व्यक्ति को लगे होनी चाहिए उससे ज्यादा व्यक्ति लगा हुआ है, तो वो कौन सी बेरोजगारी हुई? जितना व्यक्ति ज्यादा लगा है वो छिपी हुई बेरोजगारी में किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? अब मौसमी बेरोजगारी यानी कि मौसम के अनुसार काम मिलना, मौसम खत्म काम खत्म। तो समझ गए ना विकसित देशों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी की प्रकृति। विकासशील देशों में कैसी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकृति। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी? 8 नंबर। भारत जैसे विकासशील देश में पाई जाने वाले बेरोजगारी के कारणों के आलोक में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए होगा। विचार कीजिए। टाइपिंग मिस्टेक, विचार कीजिए। अब इस प्रश्न का भी उत्तर देने में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब है अखबार आप नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है जनरल कंपटीशन के तैयारी करने में। ठीक है ना? तो दोस्तों मोबाइल का शॉर्ट वीडियो छोड़िए, अखबार पढ़िए। देश में अधिक जनसंख्या होने के कारण विशाल श्रम शक्ति। बिल्कुल, बेरोजगारी के कई कारणों में ये सबसे बड़ा कारण है
इतनी अधिक जनसंख्या है कि कौम के तुलना में रोजगार की, कौम के तुलना में श्रम शक्ति बहुत अधिक है, इसीलिए सबको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। विकसित देशों के पास ये समस्या नहीं है, उनके पास विशाल जनसंख्या नहीं है, तो ये तो कारण है ही। देश में पूंजी का अभाव, बिल्कुल देश में पूंजी का अभाव है, जिसके कारण सभी लोगों को कम ब्याज पर व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब भारत में पूंजी का अभाव इसलिए है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं होने से क्या नहीं हो पाता है, बचत। किसी भी देश में पूंजी का निर्माण केवल और केवल लोगों के बचत के द्वारा होता है, और भारत में जहां रोजगार ही बहुत कम है तो बचत हो पाएगा? तो बचत के अभाव के कारण देश में पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो पाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो पाता है, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी। देश में आधारभूत संरचना का विकास, देश में आधारभूत संरचना का विकास होगा तो ये रोजगार के अवसर खोलेंगे। ये बेरोजगारी मिटाने का एक कारण है। ये बेरोजगारी का कारण आधारभूत संरचना जैसे कि नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, बेहतर बैंकिंग सुविधा, शेयर मार्केट की बेहतर, शेयर मार्केट में लोगों की आसान पहुंच, इसी सब को क्या कहते हैं। और ये बेहतर होगा तो निश्चित ही रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे और रोजगार में कमी होगी, तो ये तो नहीं होगा। उद्यम एवं प्रबंध का यहाँ पर उद्यम एवं प्रबंध का अभाव होगा। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्या होगा? अभाव होगा। प्रबंध को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। उद्यम यानी इंटरप्राइजेज को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्यम। प्रबंध यानी मैनेजमेंट। तो भारत में लोगों के पास उद्यम और प्रबंध का अभाव है। बिल्कुल सबको चाहिए सरकारी नौकरी, क्योंकि उद्यमी किसी को बनना नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए गांव में भोकाली वाला सिस्टम, और उसके लिए सबसे जरूरी है सरकारी नौकरी। तो निश्चित तौर पर आप ये मान ही सकते हैं कि उद्यमी और प्रबंध का लोगों में क्या है? अभाव है। समाज के एक ही दो वर्ग हैं जो उद्यमी और प्रबंध में खासे रुचि रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उद्यमी चलाते हैं, जबकि अधिकांश वर्ग उद्यमी से उतने जुड़े हुए। तो ये बात तो है ही, है कि नहीं है? हाँ। अभी आपको कहेंगे कि पढ़ के सरकारी नौकरी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चालू कर दीजिएगा। वहीं कहेंगे पढ़ के मास्टर बन जाइए, खुद पढ़ाइए, डरने लगिएगा, पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है। जबकि हम सबको बोलते हैं कि सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो सेकेंड रास्ता तैयार रखिए। सेकेंड रास्ता तैयार नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, और कईयों को दिक्कत काटते देखे। सेकेंड रास्ता सबके लिए बेहतर यही है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आ सके, लेकिन ये होगा तब जब आपकी तैयारी ईमानदारी से होगी। ईमानदारी से दिन रात एक करके तैयारी करिएगा ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, नौकरी भी नहीं होगा, आप बेहतर शिक्षक बन करके बेहतर करियर बना सकते। छिटपुट तरीके से जब तैयारी होता है ना नौकरी होता है, न अंत में वो पढ़ाने लायक रहता है। उसके बाद क्या करेंगे? दुकान खोलेंगे, और उसके लिए भी लोन बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि पूंजी का अभाव है। 1 2। अरे क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक है जी, गजब स्थिति बना कर रखा है टाइपिंग वाला। क्लियर?
आगे बढ़े। 9 नंबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 6,000 रुपये मासिक, वार्षिक 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता किसानों को इस सम्मान निधि योजना के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक महीना 500 रुपये हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति निम्नलिखित दृष्टिकोण पर आधारित थी। देखिए, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 6 अप्रैल 1948 को। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 6 अप्रैल 1900, यानी आजादी के ठीक 1 साल, यानी संविधान लागू होने के पहले। तो पहली औद्योगिक नीति उस समय लागू कर दी गई थी जिस समय भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। और जब भारत में संविधान 1950 में लागू हो गया तो इस औद्योगिक नीति के कई शर्तें ऐसे थे जो संविधान के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया कि इस औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाए ताकि नया औद्योगिक नीति संवैधानिक प्रारूप के अनुरूप हो। और इसीलिए दूसरी औद्योगिक नीति लागू की गई। और दूसरी औद्योगिक नीति लागू की गई 1956 में। और इसी दूसरी औद्योगिक नीति जो 1956 में लागू की गई, इसी में लाया गया लाइसेंस राज, या इसको कहते हैं परमिट राज। तो लाइसेंसिंग राज अथवा परमिट राज की स्थापना किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया था? 1956। लाइसेंसिंग नीति या परमिट नीति लाने का उद्देश्य क्या था, इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था ना, तो भारत के बहुत कम क्षेत्र ही विकसित थे। उदाहरण के लिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बिहार में पटना, कुछ गिने चुने शहर ही विकसित थे आजादी के समय। या यूं कहिए कि आजादी के समय देश के वही शहर विकसित थे जहां पर अंग्रेज का मुख्यालय था। बाकी शहर उतने विकसित नहीं थे। तो कोई भी निजी क्षेत्र में कंपनी जो खुलती थी तो वे लोग केवल विकसित शहर अर्थात कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना में ही खोलते थे। अन्य हिस्सों में वे कंपनी खोलना ही नहीं चाहते थे। तो सरकार ने सोचा कि ऐसा हुआ तो अन्य क्षेत्रों का तो विकास होगा ही नहीं। इसलिए निजी क्षेत्र कंपनी स्थापित करने के लिए क्या लेना अनिवार्य कर दिया गया। और लाइसेंस सरकार तभी देती थी कि जब कोई कंपनी सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी खुले। यानी पटना में खोलिएगा तो लाइसेंस नहीं देंगे, बेगूसराय में खोलिएगा तो देंगे। तो लाइसेंसिंग नीति या परमिट राज का उद्देश्य ये था कि भारत के समूचे हिस्सों में संतुलित और एक समान विकास हो। लाइसेंसिंग और परमिट राज लाने का मुख्य उद्देश्य था कि सभी क्षेत्रों में समान और संतुलित विकास हो। ऐसा नहीं कि कुछ क्षेत्र में ज्यादा विकास हो जाए और कुछ क्षेत्र विकास से ही अछूता रह जाए। तो लाइसेंसिंग नीति का यही था मुख्य उद्देश्य। क्या ऑप्शन में ये बात नहीं है?
लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य था कि सारे क्षेत्रों का संतुलित और एक समान विकास हो, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, दूसरा होगा इसका उत्तर। आइए देख, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य नहीं था। उत्पादन वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र हेतु उदार नीति, विदेशी कंपनी पर रोक लगाना ऐसा तो नहीं था। निजी क्षेत्र पर कठोर नियंत्रण लगाना ये भी नहीं था। उत्पादन वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र की उदार नीति सबसे बेहतर विकल्प भी होगा, क्योंकि लाइसेंसिंग नीति में कठोर नियंत्रण लगाना निजी क्षेत्र पर सरकार का उद्देश्य नहीं था। सरकार का उद्देश्य था कि निजी क्षेत्र का कंपनी केवल विकसित शहरों में नहीं बल्कि ऐसे शहरों में भी जाकर खुले जो अभी विकास से अछूता है। तो सबसे बेहतर विकल्प यहां पर आपका कौन है? बी। और लाइसेंस राज, परमिट राज की समाप्ति कब हुई? नवीन औद्योगिक नीति 1991 के तहत लाइसेंस या परमिट राज की समाप्ति हो गई। लाइसेंस राज जो 1956 में सरकार ने लाया था उसे 1991 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कुछ गिने चुने कंपनियों के लिए ही सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जैसे तंबाकू उत्पाद से संबंधित कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। विस्फोटक पदार्थ से संबंधित कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी है। उसके बाद हथियार का कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। तो बस गिने चुने जो कि महत्वपूर्ण है सरकार के लिए जानना, उसी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। बाकी कोई भी कंपनी खोलिए लाइसेंस लेने की जरूरी नहीं है। और 1991 से पहले चीनी मिल खोलने तक के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। बिना लाइसेंस का आप मिल भी नहीं खोल सकते हैं। आइए 11 पर, चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं और सुविधा के कारण लोग इन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा ही क्या कहलाती है? ऐच्छिक मुद्रा। चेक, ड्राफ्ट ये सब कैसा मुद्रा है? ऐच्छिक मुद्रा है, क्योंकि लोग अपने इच्छा पर इसे स्वीकार करते हैं। आप किसी को चेक ड्राफ्ट स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सब ऐच्छिक मुद्रा है। रिजर्व बैंक इंडिया निम्नलिखित में किसके बदले मुद्रा का निर्गमन करता है? यानी मुद्रा की जो छपाई होती है वह किसके बदले होती है? तो स्वर्ण, विदेशी, भारत सरकार की, सब। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कोष में सोना, विदेशी प्रतिभूति का मतलब विदेशी करेंसी, विदेशी बॉन्ड, और भारत सरकार का प्रतिभूति का मतलब भारत सरकार का बॉन्ड, ये रखकर और उसके बदले मुद्रा छापती है। यानी आप देख रहे हैं कि आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए मुद्रा छापकर अर्थव्यवस्था में डाला, तो वे अपने कोष में कितना रखा हुआ है? 10 करोड़। एक एक रुपया बिना कोष में रखे आरबीआई छाप नहीं सकती है। बेसल 3 का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम क्या है? बेसल। किस देश में? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक शहर है बेसेल, जहां पर पूरे देश के केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक होती है और कैसे बैंकों को
बैंकों को जोखिमों से बचाया जा सके, इस पर विचार होते रहता है। दोस्तों, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बिना बैंक का गतिशील नहीं हो सकता है। अर्थव्यवस्था जो चल रही है, लोग जो अपने आर्थिक कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, उसमें बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लगा हुआ है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में बैंक ही ना हो तो अर्थव्यवस्था के सारे कार्य क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। इसीलिए बैंक को अर्थव्यवस्था का पहिया कहा जाता है। जिस तरह गाड़ी बिना पहिया का नहीं चल सकता है, ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था बिना बैंक का नहीं चल सकता है। और जब कोई बैंक दिवालिया होती है या कोई बैंक विफल होता है, तो सिर्फ बैंक विफल नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा एक का एक चरमरा जाता है। वे अपना उत्पादन ठप कर देता है, आदि कई लोगों के रोजगार प्रभावित हो जाते। तो किसी भी देश में बैंक का डूब जाना, अर्थात बैंक का दिवालिया हो जाना, केवल बैंक के लिए मुसीबत नहीं है, बल्कि वो अर्थव्यवस्था के लिए मुसीबत है, बल्कि लोगों के जो आर्थिक कार्य कर रहे हैं उस बैंक से जुड़कर उसके लिए मुसीबत है। तो बैंकों को जोखिमों से बचाना अति आवश्यक है, और इसे बैंकों को कैसे जोखिमों से बचाया जा सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में BIS का लगातार क्या होते रहता है? मीटिंग। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्था है जिसका सदस्य लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंक हैं, और इसका मीटिंग होते रहता है कहां पर? और समय समय पर जोखिमों से बैंकों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए मानक तय होते रहते हैं, जिस मानक को बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 कहते हैं। और बेसल 3 कब लागू हुआ? बेसल 1 लागू हुआ था 1988 में, बेसल 2 लागू हुआ था 2004 में। और ध्यान रखिए, बेसल 1 को भारत ने अपने यहां कब लागू किया? बेसल 2 को भारत ने अपने यहां कब लागू किया? यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसल 1 लागू हो गया 1988 में, लेकिन भारत ने अपने यहां लागू किया। बेसल 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ 2000, और भारत ने अपने यहां लागू किया। और बेसल 3 लागू हुआ 2011 में। और आज भी भारतीय बैंक बेसल 3 के अनुरूप नहीं आ पाया है। यानी वर्तमान में भी हमारे देश के बैंक बेसल 3 के मानकों को पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन बैंक बेसल 1 और बेसल 2 के मानक को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति तथा राजकोष के नीति में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, एक देश का केंद्रीय बैंक जैसे भारत का RBI जो नीतियां लागू करेगी उसे क्या कहेंगे? तो मौद्रिक नीति उस नीति को कहते हैं जो देश का केंद्रीय बैंक लागू करता है। और सरकार प्रति वर्ष बजट पेश करती है, आप जानते होंगे। सरकार बजट के माध्यम से जो नीतियां लागू करती है उसे क्या कहते हैं? समझ गए? एक देश के केंद्रीय बैंकों के द्वारा लागू की गई नीति को क्या कहते हैं? और देश के सरकार के द्वारा बजट के माध्यम से जो नीतियां लागू की जाती उसे क्या कहते हैं?
राजकोष की नीति, तो इन दोनों में क्या अंतर है, आप समझे कि नहीं समझे? पढ़िए। मौद्रिक नीति मुद्रा के पूर्ति से संबंधित है, जबकि राजकोष की नीति ब्याज दर से संबंधित है। नहीं, ब्याज दर से भी संबंधित कौन होगा? मौद्रिक नीति मुद्रा की मात्रा व ब्याज दर के आधार पर संपूर्ण मांग को नियंत्रित करती है, जबकि राजकोष की नीति इसके लिए बजट प्रणाली। बिल्कुल यही आपका क्या है, सही है। वस्तु एवं यहां सेवा होगा दोस्तों। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स मतलब वस्तु। तो वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में कौन सा कर शामिल नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। जीएसटी में किसे शामिल नहीं किया गया है? सीमा शुल्क। आयात कर और निर्यात कर को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। लेकिन एक विकासशील देश निर्यात पर ज्यादा कर नहीं लगाता है। एक विकासशील देश सीमा शुल्क के अंतर्गत ज्यादा कौन कर लगाता है? आयात कर लगाता है। तो आयात कर और निर्यात कर, आयात और निर्यात के ऊपर लगने वाले कर को ही सीमा शुल्क कहते हैं। अंग्रेजी में कस्टम ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और सीमा शुल्क अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है। उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, जिसको क्या कहते हैं? वैट, जीएसटी में शामिल है। लेकिन आयात और निर्यात पर लगने वाला कर अर्थात सीमा शुल्क अर्थात कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल नहीं है। 13 का आंसर छूट गया दोस्तों। 13 का आंसर होगा ए। 13 का ए, 15 का बी, 16। शेयर बाजार का ऐसा सट्टेबाज, सट्टेबाज को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? ट्रेडर। सट्टेबाज मतलब ट्रेडर। ऐसे व्यक्ति जो शेयर की खरीद बिक्री केवल इस उद्देश्य से करता है कि मूल्य के उतार चढ़ाव के कारण उसे लाभ पहुंचे, तो उसे क्या कहते हैं? सट्टेबाज। यानी एक व्यक्ति शेयर को केवल इस उद्देश्य से खरीदा है कि मूल्य बढ़ने पर वो फायदा कमाएगा या मूल्य घटने पर वो फायदा कमाएगा, तो उसे ही कहते ट्रेडर यानी कि सट्टेबाज। शेयर बाजार में ऐसे व्यक्ति जिसका उद्देश्य कंपनियों में पैसा लगाकर कंपनी का ग्रोथ कराकर देश के प्रगति में योगदान देकर मुनाफा कमाना है, तो उसे कहते हैं निवेशक। क्लियर? तो सट्टेबाज समझ गए ना? शेयर बाजार का ऐसा सट्टेबाज जो ना तो शेयर की खरीद करता है और न ही शेयर को बेचता है, परंतु नए शेयर के खरीद के लिए आवेदन अवश्य करता, उसे क्या कहते? उसे कहते हैं स्टेक, या हिंदी में इसे कहते हैं चंचल सट्टेबाज। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? स्टेक। यानी स्टेक का मतलब एक व्यक्ति को शेयर नहीं खरीदना है, लेकिन कोई नया शेयर आया, वो आवेदन फीस भरकर शेयर खरीदने का आवेदन कर देगा, ताकि मार्केट में हल्ला हो कि डिमांड बहुत ज्यादा और शेयर का दाम बढ़ जाए और स्टेक का दोस्त को फायदा हो जाए। तो कुछ व्यक्ति जब कोई नया शेयर आता है ना, तो कुछ सट्टेबाज केवल
इसलिए नए शेयर खरीदने का अप्लाई कर देते हैं कि आवेदन की मात्रा बढ़ जाए और मार्केट में ऐसा न्यूज फैले कि डिमांड शेयर का बहुत ज़्यादा है, जिससे उसका रेट बढ़ जाए और तब उनके करीबी उसका फायदा। क्लियर हो गया? सट्टेबाज। आइसक्रीम के कीमत का अध्ययन किसमें होता है? सीधा आइसक्रीम की नहीं, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा का कीमत निर्धारण किसके अंतर्गत आते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण करने वाला अर्थशास्त्र नहीं कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण करने वाला अर्थशास्त्र ही कहते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संतुलन कीमत उस कीमत को कहते हैं जिस पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर होता है। बिल्कुल, वस्तु या सेवा का ऐसा कीमत जिस कीमत पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? बराबर, तो उस कीमत को क्या कहते हैं? नियंत्रण कीमत। नियंत्रण कीमत का मतलब किसके द्वारा? सरकार के द्वारा कीमत को क्या किया गया है? नियंत्रण किया गया है। अगर कीमत का नियंत्रण हो रहा है तो वो सरकारें करेगा। तो नियंत्रण कीमत का इस्तेमाल सरकार तब करती है जब कुछ वस्तु, कुछ आवश्यक वस्तु गरीब लोग के खरीदने के सीमा से बाहर हो जाते हैं। नियंत्रण कीमत का इस्तेमाल सरकार तब करेगी जब कोई आवश्यक वस्तु गरीब के खरीदने के सीमा से क्या हो जाए? बाहर हो जाए। तो सरकार उसके कीमत को क्या करेगा? घटा देगा, और इतना घटा देगा कि सभी गरीब लोग उसे खरीद सके। तो नियंत्रण कीमत जब भी होगा वो इस हेतु होगा कि गरीब भी उसे खरीद सके, और ऐसा हुआ तो ये कीमत संतुलन कीमत से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो नियंत्रण कीमत संतुलित स्तर वाली कीमत से नीचे नहीं, बल्कि नहीं, ठीक तो है, संतुलन कीमत से क्या होगा? नीचे होगा। बिल्कुल सही है। नियंत्रण कीमत संतुलन कीमत से नीचे, सही है। समर्थन कीमत की सरकार घोषणा तब करती है जब प्रायः किसानों के फसलों के अधिक उत्पादन होने के कारण उसका रेट काफी गिर जाता है और किसान को उस रेट पर बेचने से काफी हानि होती है। तो जब कभी किसी वस्तु का उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हो जाती है तो उसका मूल्य में अचानक काफी गिरावट होता है, और मूल्य में इतना गिरावट होता है कि उत्पादन करने वाले को क्या होने लगती है? हानि। तो सरकार आगे आकर मूल्य को बढ़ाकर क्या घोषित करती है? समर्थन कीमत। समर्थन कीमत हमेशा संतुलन कीमत से क्या होगा? ऊपर होगा। क्या होगा? ऊपर होगा। तो कौन सही है? सभी। नियंत्रण कीमत संतुलन स्तर से क्या होगा? कम, और समर्थन कीमत संतुलन कीमत से। सभी के सभी कथन क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में कौन सी विशेषता एकाधिकार बाजार से मेल खाती है? एक कैसा बाजार है? एकाधिकार बाजार, और दूसरा है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब एक ही वस्तु के कई सारे विक्रेता हो, कई सारे क्रेता हो,
और हर विक्रेता का वस्तु एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कार का बाजार, साबुन का बाजार। अर्थशास्त्र में हर वस्तु का अलग अलग बाजार होता है। कार का बाजार, साबुन का बाजार कैसा बाजार का उदाहरण है? ऐसा बाजार जिसमें एक ही वस्तु के कई विक्रेता हो, कई क्रेता हो और हर विक्रेता का वस्तु एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो तो उस बाजार को क्या कहते हैं? एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। आप जानते हैं भारत में कार कई कंपनियां बेचती है, टाटा भी बेचती है, महिंद्रा भी बेचती है, मारुति भी बेचती है, होंडा भी बेचती है, टोयोटा भी बेचती है। कई सारी कंपनियां हैं जो भारत में कार बेचती है, लेकिन हर का कार एक दूसरे से हल्का भिन्न होता है। वही हाल साबुन का है। भारत में कई कंपनियां जैसे गोदरेज कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ठीक है, उसके बाद लक्स कंपनी, पतंजलि, कई ऐसी कंपनियां हैं जो साबुन बेचती है, लेकिन हर का साबुन एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। तो जब एक ही वस्तु के कई सारे विक्रेता हो, कई सारे क्रेता हो, परंतु सभी विक्रेता के वस्तु एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? कार का बाजार किस श्रेणी का बाजार है? साबुन का बाजार किस श्रेणी का बाजार है? एकाधिकार बाजार मतलब केवल एक विक्रेता केवल किसी वस्तु या सेवा का केवल एक विक्रेता हो तो उस बाजार को क्या कहते हैं? एकाधिकार। जैसे कि बिजली का बाजार, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि रेलवे एक प्रकार का सेवा है जिसका विक्रेता केवल एक है, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार। तो एकाधिकार बाजार क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब कर एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता एकाधिकार बाजार से मेल खाती है? एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता। तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में एक से अधिक विक्रेता भी होते हैं, एक से अधिक एकाधिकार, जबकि एकाधिकार में केवल एक। तो ये मेल खा रहा है। वस्तु विभेद किसमें होती है? एकाधिकार में वस्तु विभेद नहीं होता है। जैसे बिजली बोर्ड बिजली दे रहा है, सबको वही बिजली दे रहा है, तो वस्तु विभेद किसमें है? एकाधिकार प्रतियोगिता में, एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद नहीं है। मांग वक्र के नीचे की ओर ढलान होना, बिल्कुल ये गुण एकाधिकार प्रतियोगिता में भी है और एकाधिकार में है। अब यहां पर दोस्तों समझना है मांग वक्र क्या है। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण किस बाजार में? एकाधिकार प्रतियोगिता में पूर्ण कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। अगर एक कंपनी कीमत घटाया है तो दूसरा कंपनी भी क्या कर देता है? घटा देता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में कीमत पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। कीमत पर पूरा नियंत्रण केवल किसमें होता है? तो मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान होना इस बाजार में भी होता है और इस बाजार में भी होता है। अब यहां पर दोस्तों आपका मांग वक्र ऐसा वक्र है जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच रिलेशन बढ़ाता है। वस्तु के कीमत और वस्तु के मात्रा के बीच बताने वाले संबंध को क्या कहते हैं? मांग वक्र वो वक्र है जो वस्तु के कीमत और उसके क्वांटिटी के बीच के संबंधों को दर्शाता है। प्राइस कम रहेगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगी ना।
अगर वस्तु या सेवा की कीमत कम है तो उसकी ज्यादा मात्रा बिकेगी। कीमत बढ़ेगा तो क्वांटिटी की मात्रा, कीमत और बढ़ेगा तो क्वांटिटी, कीमत बढ़ते जाएगा तो क्वांटिटी। और ढलान देख रहे हैं ना, किधर से किधर है जी? ढलान ऊपर से नीचे है ना। तो अगर एकाधिकार बाजार में भी कीमत घटेगा तो क्वांटिटी, और एकाधिकार प्रतियोगिता में भी कीमत घटेगा तो क्वांटिटी, यानी दोनों प्रकार के बाजार में मांग वक्र का ढलान एक जैसा होता है। और ये ढलान कैसे है दोस्तों? ऊपर से नीचे। मांग वक्र का ढलान एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों बाजार में एक ही जैसा होता है, ऊपर से। मांग वक्र समझे कि नहीं? विलासिता वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के कीमत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होने से मांग में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, तब उसे क्या कहते हैं? अत्यधिक लोचदार। यानी विलासिता वस्तु का कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ, लोग जो है उसके मांग को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए एसी के कीमत में थोड़ा सा भी इजाफा होगा तो लोग सोचने लगेगा, अच्छा इस बार क्या हुआ, कूलर एस कम चलाएंगे, अगला साल एसी का रेट गिरेगा तब हम खरीदेंगे। तो विलासिता वस्तु के कीमत में थोड़ा सा इजाफा होने से मांग में भारी गिरावट, और विलासिता वस्तु के कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर मांग में बहुत बड़ा उछाल आती है। विलासिता वस्तु का मांग जो है अत्यधिक लोचदार स्वरूप का होता है। उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक शामिल है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि उत्पादन के 4 घटक हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उत्पादन के प्रक्रिया में भूमि देने वाले को लगान यानी कि पूंजी देने वाले को ब्याज, श्रम करने वाले को वेतन या मजदूरी, उद्यमी को लाभ। तो आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करें, किसी भी सेवा का उत्पादन करें, उसके लिए कितना कंपोनेंट आपको चाहिए? अब कोई भी कंपनी लगाइएगा पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर काम करने वाले, और खुद आप क्या है। तो अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा का उत्पादन करने के लिए इन 4 घटकों की आवश्यकता पड़ती है। इन 4 घटकों में किसी एक के कमी होने से उत्पादन संभव नहीं है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी वस्तु को उत्पादित किए हैं तो उसका कीमत क्या होगा, तो इन चारों को ध्यान में रखना होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? विलासिता का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आ रहा है। विलासिता का मतलब क्या होता है जी? ऐसो आराम प्रदान करने वाले वस्तु को विलासिता की वस्तु कहते हैं। ऐसो आराम पहुंचाने वाले वस्तु को विलासिता की वस्तु कहते हैं। सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा कौन से वर्ष में भूटान के नरेश जिग्मे सिंह है? वांगचुक 1972। समावेशी विकास बताए थे ना। समावेशी विकास के लिए आवश्यक क्या है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मतलब सड़क, रेल, पुल, पुलिया का विकास। बिल्कुल।
अगर समाज के कमजोर से कमजोर लोगों को सबसे पहले विकास का लाभ पहुंचाना है तो ये होगा सड़क बनाकर, घर घर बिजली पहुंचाकर, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल बनाकर। तब हम समाज के कमजोर से वर्ग के लोगों को फायदे सबसे पहले पहुंचा पाएंगे। कृषि का पुनरुद्धार, बिल्कुल समावेशी विकास के लिए सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है कृषि का विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता भी समावेशी विकास के लिए जरूरी है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करने हेतु आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का कोष होना जरूरी है। यह कोष में 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का, अगर आरबीआई को 1 रुपए का भी नोट छापना है ना तो उसके पास कम से कम कितना रहनी चाहिए, 200 करोड़ किस रूप में रहनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? निर्यातकर्ता तथा उद्योगपति को ऋण देना आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई का काम है केवल सरकार के लिए काम करना। क्लियर? चलिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। 2 मिनट रुक जाइए, रोशन सर आते ही होंगे। आ गए हैं जी, आ रहे होंगे, 2 मिनट वेट कर लेना है। कोई दिक्कत? दिक्कत होगा भी तो, लाइफ में बहुत सारा दिक्कत है कि ना है? थोड़ा बहुत दिक्कत से समझौता कर लेना, आते ही होंगे। सर जाम में फंस गए हैं सर, नहीं आ पाएंगे, ऑप्शन टिक करवा दे रहे हैं।